हेलो एवरीवन। तो क्या हाल है आपके। देखिए, सामान्य विज्ञान को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हुआ करता है। क्यों ज़रूरी हुआ करता है, इसका सीधा सा सीधा सा उदाहरण में दे सकते हो। यूपी पीसीएस में 10 से 12 सवाल पूछे गए थे और जो कि मेनली मुझे लगता है जो जीव विज्ञान से ही आए थे। ठीक है, तो यूपी पीसीएस हो या फिर आरओ या आरओ हो या फिर आपका कोई सा भी एग्ज़ाम ले लीजिए, एसएससी का एग्ज़ाम हो, तो वहाँ पर आपको सामान्य विज्ञान से ज़रूर ही सवाल देखने को मिला करते हैं। सामान्य विज्ञान में भी अगर मैं आपसे बोल दूँ कि सामान्य विज्ञान में सर क्या पढ़ना चाहिए? तो सामान्य विज्ञान में पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको पढ़ना चाहिए जीव विज्ञान, ठीक है? उसके बाद में आप रसायन विज्ञान। तो ये 2 आप कभी भी नहीं छोड़ेंगे, किसी भी एग्ज़ाम में जाएँगे तो जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान, ये 2 सब्जेक्ट तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। गाँठ बाँध लीजिए इस चीज़ का, ठीक है? मैं आपको आरओ का जो पेपर है ना, आरओ का जो 2023 में पूछा गया था, उसके मैं क्वेश्चन पेपर दिखा दूँगा आपको, क्वेश्चन पेपर उसका दिखा दूँगा, सॉल्व कराऊँगा फुली। जो उसमें साइंस के क्वेश्चन काफ़ी थे, उसमें फिज़िक्स के क्वेश्चन भी पूछे गए थे, थोड़े टफ लेवल के थे। लेकिन अगर आप मेरा लेक्चर ये देख लेंगे, तो आपको ऐसा कोई सा सवाल नहीं होगा जो आपको नहीं आ रहा हो, ठीक है? ये मैं पीडीएफ तो इस्तेमाल कर ही रहा हूँ, बल्कि मैं इसके साथ-साथ मैं करूँगा क्या कि आपको जो मेरे को एक्स्ट्रा लगेगा, वो मैं आपको तुरंत-तुरंत बताता रहूँगा। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है इसमें? सबसे कमाल की बात इसमें ये है कि इसमें जो है, इस जो पीडीएफ है, जो जीएस दृष्टि का जो पीडीएफ है, इसमें आपको माइंड मैप की फॉर्म में दिख जाएगा। देखो माइंड मैप है बिल्कुल, तो यहाँ पर माइंड मैप की तरह पढ़ना है आपको, याद करना है। और इस पीडीएफ को अगर आपको चाहिए हो, तो मैं आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूँगा। एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जो कि आपको मैं दे दूँगा किसमें, कमेंट बॉक्स में, ठीक है? तो ऐसा ऐसा नहीं कि मैं आपको फ्री क्या ना पैसा चार्ज करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करना है, व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करना है और मैं आप जो है पीडीएफ वहाँ से डिमांड कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूँगा। कोई पैसा-वैसा कुछ नहीं यार, है ना? मज़े से पढ़ाई करो और जो है सिलेक्शन लाओ, ठीक है? चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं यहाँ पर जीव विज्ञान से। तो जीव विज्ञान को अगर मैं इंग्लिश में बोल दूँ, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, है ना? किसी को ऐसा तो नहीं हो जाए कि भैया हिंदी भाषा के क्या अपमान कर रहे हो? तो भाई साहब ऐसी बात नहीं है ना, अपमान नहीं कर रहे हैं हम। जीव विज्ञान को मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, कोई नाराज़ नहीं होगा, ठीक है? नाराज़ हो जाए तो बायोलॉजी। देखो बायोलॉजी जो शब्द है ना, वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन-कौन सा? एक बायो प्लस दूसरा होता है लोगस। एक बायो शब्द से मिला है, मिलकर बना है, दूसरा शब्द जो है हमारे पास में है, वो कौन-सा है? लोगस। बायो प्लस लोगस। तो बायोलॉजी 2 शब्द से मिलकर बना है, बायो प्लस लोगस। तो बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है लाइफ़, है ना? ज़िंदगी जिसके पास में है, जिसके पास में जीवन है, जिसके पास में जीवन है, उसको हम बायो बोल देते हैं, है ना? किसी भी जिसके पास में जीवन है कुल मिलाकर, है ना? तो बायो मतलब लाइफ यानी जीवन। और लोगस कहीं पर भी आपको दिख जाए, आँख बंद करोगे, है ना? अरे टक्का-मक्का, अक्का ऐसे करके कुछ भी कर लो, तो लोगस का मतलब यही होता है यार कि स्टडी करना है या फिर अध्ययन करना है। क्या करना है? अध्ययन करना है हमको किसी चीज़ का। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैंने बोला सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी, तो आप क्या करोगे? बोले सोशियोलॉजी, अच्छा सोशियो तो कुछ-कुछ दिखाई दे रहा है, मतलब किस चीज़ से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? बोले सोसाइटी है ना, सोसाइटी होती है ना, जो 4 लोग होते हैं, ये 4 लोग क्या कहेंगे? वो सोसाइटी है। अच्छा सोसाइटी, अच्छा ये लोग ही मतलब अभी बताया सर आपने, लोगस, हाँ, मैंने बताया, बढ़िया बात है, लोगस ही मैंने बताया। तो सोसाइटी प्लस लोग यानी क्या है कि सोसाइटी को अध्ययन करना है। लोगस का मतलब मैंने क्या बोला? अध्ययन करना या फिर स्टडी करना। तो यानी कि सोसाइटी को अगर हमें अध्ययन करना है, तो वो सोशियोलॉजी होगा। आई बात समझ में? तो सोसाइटी का जो अध्ययन कर रहे हैं, तो वो क्या है? सोशियोलॉजी है। इसी तरह से बायोलॉजी का मतलब बायो का जो अध्ययन करना है, वो बायोलॉजी है, या फिर बोल सकते हैं जीवन का जो अध्ययन करना है, वो बायोलॉजी है। आई बात समझ में? देखो मैं इतना क्रिस्टल क्लियर करके समझा रहा हूँ, इतना क्रिस्टल क्लियर करके कोई आपको समझाएगा भी नहीं। ठीक है? तो ये बात है हमारी बायोलॉजी की। समझ में आ गया? तो बायोलॉजी क्या है? बायोस मतलब क्या होता है? जीवन, ठीक है? और लोगस का मतलब होता है क्या? अध्ययन। तो परिभाषा इसकी क्या बनेगी मिलाकर? अगर मैं मिला के परिभाषा बोलना चाहूँ, तो परिभाषा बन जाएगी कि समस्त जीवधारियों, ठीक है? समस्त जीवधारियों का अध्ययन करने वाला विज्ञान, ठीक है? तो समस्त जीवधारियों का अध्ययन करने वाला विज्ञान को हम क्या बोला करते हैं? हम बोल दिया करते हैं कि वो भैया जीव विज्ञान है। वो क्या है? जीव विज्ञान है, ठीक है? तो जीव विज्ञान के, अब मेरे पास में जीव विज्ञान की परिभाषा आ गई, तो मेरे से सब पहले दूसरा सवाल आता है कि जीव विज्ञान की सर परिभाषा तो आपने जान ली, लेकिन आप मुझे ये बताइए जीव विज्ञान के पिता कौन है? ठीक है? ये ऐसे सवाल जो है एसएससी जैसे सवाल, एसएससी है, यूपी पुलिस वगैरह ऐसे जगहों पर पूछे जाते हैं। जीव विज्ञान के अगर आपसे पिता पूछ ले, तो जीव विज्ञान के जो पिता हैं, वो हैं कौन? अरस्तु, ठीक है? तो जीव विज्ञान के जो पिता हैं, वो कौन है? अरस्तु हैं।
फिर मेरे सवाल आता है, मेरे मन में एक सवाल और उमड़ के आता है। वो सवाल ये आता है कि जीव विज्ञान जो शब्द है, ये कौन लेकर आया होगा? क्योंकि पिता अरस्तु हैं, तो क्या पिता जो अरस्तु हैं उन्होंने जीव विज्ञान शब्द का इजाद किया, यानी खोज की? तो जीव विज्ञान शब्द की जो खोज है, तो खोज है मेरे दोस्तों, वो खोज जीव विज्ञान शब्द की अरस्तु ने नहीं की है। यानी जीव विज्ञान शब्द का जो पहली बार इस्तेमाल किया, वो उन्होंने किसने किया था? वो किया था लैमार्क और ट्रेवीरेनस ने। लैमार्क और ट्रेवीरेनस ने। तो एक बार आंख बंद कीजिएगा और मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ। तो आपको मैंने क्या बोला, यहीं पर याद कर लो, तुरंत तुरंत याद करो। जीव विज्ञान का पिता मैंने बोला, मैंने कहा जीव विज्ञान का जो पिता है वो कौन है? अरस्तु हैं। ये जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु हैं। फिर मैंने बोला जीव विज्ञान शब्द का जो इस्तेमाल किया था वो किसने किया था? लैमार्क और ट्रेवीरेनस ने। लैमार्क और ट्रेवीरेनस ने। आपको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, क्लियर होना भी चाहिए। ठीक है, देखो यहीं पर हम याद कर लेंगे तुरंत तुरंत, आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इसको पीडीएफ को आप उठा के देखोगे इस लेक्चर को देखने के बाद, तो आपको ये सारा चीजें याद हो चुकी होंगी। ठीक है, तो जीव विज्ञान की 2 शाखाएं हैं। देखो मेनली तो बहुत सारी शाखाएं बन जाती हैं, लेकिन मेन शाखाएं जो हैं, जो मुख्य शाखाएं हैं, वो 2 हैं जीव विज्ञान की शाखाएं। एक तो है जूलॉजी। मेरे से बोलोगे क्या सर जूलॉजी का मतलब क्या है? मैं क्या बताऊंगा मैं। ठीक है, पहले शाखाएं पढ़ लो। तो जीव विज्ञान की 2 शाखा हैं, जूलॉजी और बॉटनी। ठीक है, जूलॉजी को बोलते हैं जंतु विज्ञान। जूलॉजी के अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आप जीव विज्ञान को ऐसे याद कर सकते हैं। जीव विज्ञान की 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी है? एक तो है जंतु विज्ञान सर, मैंने कहा अच्छा बढ़िया बात है। दूसरी है वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की 2 शाखाएं हैं। तो जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी, यानी कि क्या है? ये जीवित और मृत प्राणियों का अध्ययन करेगा। तो यहाँ पर क्या है? ये प्राणी है। ठीक है, प्राणियों का अध्ययन कर रहा है यहाँ पर, यानी कि प्राणियों का अध्ययन कर रहा है, या फिर बोल सकते हैं ये एनिमल्स का अध्ययन कर रहा है। एनिमल्स का अध्ययन कर रहा है। ठीक है, एनिमल्स का अध्ययन कर रहा है। लेकिन अगर बॉटनी की बात की जाए तो बॉटनी जो है ये प्लांट्स का अध्ययन करती है, या फिर वनस्पति का अध्ययन करता है, इसीलिए ही वनस्पति विज्ञान कहा गया है। सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, जो जंतु विज्ञान है ना, उसके पिता अरस्तु ही हैं। ठीक है, तो फादर ऑफ जूलॉजी या फिर जंतु विज्ञान के जो पिता हैं वो तो अरस्तु ही हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ ले वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, तो आप बोलोगे वनस्पति विज्ञान के पिता हैं थियोफ्रस्टस। थियोफ्रस्टस, थियोफ्रस्टस। ठीक है, तो फिर से याद करो, भूलना नहीं है, मैं भूलने नहीं दूंगा आपको, भूलने तो नहीं दूंगा। मैंने क्या पढ़ाया? मैंने पढ़ाया कि जीव विज्ञान के जो पिता हैं वो कौन है? अरस्तु हैं। मैंने कहा जीव विज्ञान के पिता अरस्तु हैं, लेकिन जीव विज्ञान शब्द का जो इस्तेमाल किया था वो लैमार्क और ट्रेवीरेनस ने किया था। लैमार्क और ट्रेवीरेनस ने किया था। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ थोड़ा सा, है ना। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो बायोलॉजी हमने बात करी, बायोलॉजी में मैं सिर्फ शॉर्ट में लिखूंगा। ठीक है, बायोलॉजी की बात करी तो बायोलॉजी के जो पिता थे मैंने कहा अरस्तु हैं। बायोलॉजी जो शब्द है, यानी जो जीव विज्ञान शब्द है, उसका इस्तेमाल सबसे पहली बार किसने किया था? वो लैमार्क और ट्रेवीरेनस ने किया था। लैमार्क और ट्रेवीरेनस ने किया था। मैंने कहा बायोलॉजी के 2 पार्ट हैं। मैंने कहा बायोलॉजी के 2 पार्ट हैं। बोले कौन कौन से पार्ट हैं? तो मैंने कहा पहले तो जूलॉजी है। बोले, मैंने कहा ठीक है। दूसरा जो पार्ट है वो है बॉटनी। तो जूलॉजी और बॉटनी, जूलॉजी और बॉटनी। फिर मेरे माइंड में सवाल आया कि जूलॉजी के जो पिता हैं वो कौन है? तो जूलॉजी के जो पिता हैं वो हैं अरस्तु ही। तो जूलॉजी के पिता और बायोलॉजी के पिता अरस्तु ही हैं। ठीक है, तो जूलॉजी के पिता कौन है? अरस्तु। लेकिन जो बॉटनी है ना, बॉटनी, बॉटनी के जो पिता हैं वो कौन है? थियोफ्रस्टस। तो थियोफ्रस्टस मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत नहीं हो। तो थियोफ्रस्टस, थियोफ्रस्टस कौन है? तो जो बॉटनी है, बॉटनी के पिता है। ठीक है, बॉटनी के पिता है, यानी वनस्पति विज्ञान के पिता है। बॉटनी के फादर हैं कौन? थियोफ्रस्टस। और जूलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। अरस्तु। ठीक है, सॉरी जीव विज्ञान तो नहीं बोल सकते, जूलॉजी को क्या, जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। ठीक है, थोड़ा सा मैं, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा मेरे वर्ड्स में, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। मैं कोशिश तो यही करूँगा कि सब दोनों लेक्चर है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही हो। ठीक है, तो जंतु विज्ञान के मैंने याद करा दिया, अरस्तु है। वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? थियोफ्रस्टस है। और हमने याद किया जीव विज्ञान के जो पिता कौन है? वो अरस्तु है। ठीक है, और पहली बार शब्द का इस्तेमाल किसने किया? लैमार्क और ट्रेवीरेनस ने। लैमार्क और ट्रेवीरेनस ने। लैमार्क और ट्रेवीरेनस ने। ठीक है, अब समझते हैं आगे की बात। जैव विकास संबंधी प्रमुख सिद्धांत। अब देखो, जैव विकास संबंधी बहुत सारे सिद्धांत आए हैं और उन सिद्धांतों को मैं बहुत अच्छे से सबको समझा दूंगा। आपको जो है दिक्कत जो है टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, और ये आपने समझ लिया तो आपने दुनिया की आधी बात समझ ली। ठीक है, तो सबसे पहले जो है, जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ वो था डार्विनवाद। कौन सा? डार्विनवाद। यानी डार्विन साहब थे, वो क्या बात बोलते हैं इस बात को समझना है आपको। ठीक है, चार्ल्स डार्विन नाम था इनका। क्या नाम था? चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन ने एक सिद्धांत दिया था, क्या? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि प्राकृतिक
वर्णवाद। क्या? प्राकृतिक वर्णवाद। तो प्राकृतिक वर्णवाद आपसे पूछ सकता है, सवाल पूछेगा कि प्राकृतिक वर्णवाद यानी नेचुरल थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसकी है? तो बोलोगे आप डार्विन की है, यानी कि चार्ल्स डार्विन की है। तो चार्ल्स डार्विन की आपको पता होनी चाहिए ही चाहिए। याद मार लो, यही रट्टा फिर मार लो बढ़िया करके। मैं समझा दूंगा अभी क्या क्या होता क्या है, लेकिन आपको ये तो याद करना ही पड़ेगा कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसकी है? तो चार्ल्स डार्विन की है। चार्ल्स डार्विन की है। 2-3 बार बोलो, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसकी है? चार्ल्स डार्विन की। चार्ल्स डार्विन की है। अच्छा। अब देखो, इन्होंने कहा कि जो नेचर है ना, यानी जो प्रकृति है, वो सेलेक्ट करती है। कैसे सेलेक्ट करती है? कि इस इंसान को रहना है यहाँ पर और इस इंसान को नहीं रहना है। कैसे? जैसे कि मान के चलो ये गोला है ना, पीके वाला गोला, ठीक है, भांग का गोला नहीं है, ठीक है। तो पीके का जो गोला होता है ना, पीके फिल्म आई थी ना, वो कहता है हमरा गोला तो बहुत दूर है भाई, हम नहीं जा पाएगा, कैसे बोलता है यार बिहारी, ठीक है। बैक टू द इधर अपने पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो है गोला है हमारा, गोला मतलब धरती है यार, ठीक है। तो धरती पर पहले, बहुत पहले है ना, जुरासिक एज आपने मूवी देखी होगी ना, जुरासिक नेशनल पार्क एक्चुअल में है ना, ऐसी करके है शायद मूवी, जुरासिक पार्क ऐसी करके है कुछ, ठीक है। तो वहाँ पर डायनासोर दिखाए जाते हैं। तो पहले डायनासोर थे यहाँ पर, बहुत ज़्यादा डायनासोर थे, और बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे वो डायनासोर, बहुत ज़्यादा बड़े थे। उनकी वजह से, डायनासोर की वजह से बहुत दूसरी जो चीज़ें थी वो पनप नहीं पा रही थी, दूसरी चीज़ें पनप नहीं पा रही थी, दूसरी चीज़ें जो दूसरे जो जंतु थे उनको खतरा बहुत ज़्यादा रहता था, अब वो ज़्यादा पनप नहीं पा रहे थे। तो पनप नहीं पा रहे थे तो नेचर ने कहा भाई साहब एक काम करो, ये जो है, ये जो हमने जो उगा दिया है, कौन उगा दिया है? जो हमने उगा दिया है जो डायनासोर, इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से दूसरी प्रजातियाँ फल फूल नहीं पा रही हैं। देखो, तो वो क्या कर दिया उन्होंने, एक गोला आया और वो क्या नाम है, फूट गया यहाँ से, यानी फिर मतलब बहुत सारी थ्योरी हैं, ठीक है, धरती से टकराया, पास से गुजर गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक डिप्रेशन पड़ गया। डिप्रेशन मतलब गड्ढा हो गया, जो कि आज के समय पे प्रशांत महासागर है, वो गड्ढा है, ठीक है। गड्ढा पड़ गया और गड्ढा में पानी भर गया, और लेकिन जो जमीन थी वहां से सारे के सारे जो है डायनासोर उड़ गए, यानी जो बड़ी बड़ी प्रजाति थी ना, बहुत बड़े बड़े जीव थे, जैसे डायनासोर हो गया, बहुत बड़े डायनासोर जैसे बहुत बड़े बड़े जीव थे, वो खत्म हो गए, विलुप्त कर दिए। अब ये विलुप्त किसने किए? विलुप्त किसने किए? ये नेचर ने किए ना, यानी प्रकृति ने किए ना, नेचर ने किए। तो प्राकृतिक वर्णवाद की थ्योरी कौन दे रहा है? डार्विन दे रहा है, चार्ल्स डार्विन देते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय द मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी आपको याद रखना है कि नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक वर्णवाद की जो थ्योरी कौन दे रहा है, वो डार्विन वाद दे रहा है। कौन दे रहा है? चार्ल्स डार्विन दे रहे हैं, चार्ल्स डार्विन दे रहे हैं। इन्होंने बहुत सारी थ्योरी दी, इसी बात को एक्सटेंड करते हुए, इसी बात को बढ़ाते हुए इन्होंने जो है बहुत ज्यादा थ्योरी दी। कौन कौन सी दी? देखो, ओवर प्रोडक्शन की क्षमता, ठीक है, जीवों में प्रचुर प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है, तो ये भी सिद्धांत इन्होंने दिया, ठीक है। जीवन संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जीवन संघर्ष यानी अगर आपको जीना है, जिंदगी जीनी है, तो आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा, ठीक है। एक जो ताकतवर होगा ना, कोई ताकतवर, अगर आज के समय पे देखो, एक गुंडा होता है, वो ताकतवर होता है भयंकर, तो वो क्या है, गरीबों लोगों को जीने नहीं देता है। तो आपको गरीब आप बने हो, तो आपको अमीर बनना है, आपको ताकतवर बनना है, तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो संघर्ष करना पड़ेगा। तो ये जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता ही पड़ता है। आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ रहा हूँ, सब लोग पढ़ रहे हैं, तो ये क्यों पढ़ रहे हैं? संघर्ष के लिए पढ़ रहे हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ ना, तो ये संघर्ष क्या है? यानी स्ट्रगल है। अगर मुझे अपना जीवन बचाना है ना, तो मुझे संघर्ष करना ही करना पड़ेगा। ये भी कौन कह रहा है? ये डार्विन कह रहे हैं, चार्ल्स डार्विन कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, चार्ल्स डार्विन कह रहे हैं, और बढ़िया बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। एक एक इन्होंने सिद्धांत दिया, विभिन्नताएं और इनकी बसांगति, ठीक है, विभिन्नताएं और इनकी बसांगति यानी वेरिएशंस एंड दियर इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस कुछ, अब जैसे समय के साथ साथ क्या होता है ना, वेरिएशंस आती जाती हैं। वेरिएशंस मतलब चेंजेस होते जाते हैं। जैसे हम जो इंसान थे, इंसान के पहले आदि मानव थे, लेकिन आज के समय पे क्या हो गए, है ना, एक पूरी तरह से इंसान बन गया, नहीं बन गया अच्छे से, हमने पूंछ भी नहीं है ना, आदि मानव को पहले पूंछ टाइप हुआ करती थी, तो सब चीज़ एग्जिस्ट, जो पहले एग्जिस्ट करती थी वो आज के समय पर नहीं है ना, पूंछ नहीं है। तो ये क्या है? विभिन्नता और उनकी बशांगति, यानी वेरिएशंस आ रही हैं, ठीक है, वेरिएशंस आ रही हैं, ठीक है, चेंजेस होते जा रहे हैं आज के समय पर, ठीक है। एक आता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो ये सबसे ज़्यादा आप दुनियादारी भूल जाओगे, लेकिन आप इस चीज़ को कभी भी नहीं भूलोगे। बोलोगे सर क्यों भूल जाओगे? मैंने कहा एक तो आपको याद रखना है, सब कुछ भूल जाना, लेकिन डार्विनवाद में, चार्ल्स डार्विन में एक थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन आपको याद रखना है, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट याद रखना है। मैं आपको बस 2 याद करने को बोलूँगा, तो चार्ल्स डार्विन से ऐसे याद लिख लो, मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन, ये मैं ब्लैक तो है ही इनका, ठीक है,
कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। अरे यार, ये ससुरा हमको परेशान कर रहा है। ठीक है, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन। तो ठीक है, अपना नाम भूल जाना, ठीक है, भूलना नहीं है, ठीक है। चार्ल्स डार्विन का नाम, अपना नाम भूल जाना, लेकिन आपको ये थ्योरी याद रखना है। चार्ल्स डार्विन ने 2 थ्योरी दी हैं। एक तो नेचुरल सिलेक्शन की, कि जो प्राकृतिक वर्णवाद है, प्रकृति जो है वो सेलेक्ट करती है कि इनको रहना है और उनको उड़ा देना है। तो ये प्राकृतिक जो वर्णवाद है, ये भी चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है। और दूसरा आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये तो थ्योरी आपको याद रखनी ही रखनी है, चाहे अपना नाम भूल जाओ, इनको याद रखोगे। अभी याद कर लो, चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी है, कौन कौन सी थ्योरी है? नेचुरल सिलेक्शन की और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की। अब जैसे, या फिर नेचुरल सिलेक्शन है, प्राकृतिक चयन, दोनों ही बात एक ही सेम ही बात है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। कैसे होता है, आप इस चीज को समझो। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब है कि अगर आप फिट हैं तो आप सर्वाइव कर जाएंगे, अगर फिट नहीं होंगे तो आप मर जाएंगे, वहीं पर आप जो है कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप सर्वाइव करोगे तो फिट, सर्वाइवल जो है फिटेस्ट का होगा, जो ताकतवर होगा वो सर्वाइव करेगा और बाकी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? जैसे कि एक जंगल है, जंगल में एक हिरण है, हिरण अगर भाग सकता है तो बच जाएगा। अगर अगर देखो, हिरण है, अब दोनों की बात है, देखो समझना इस चीज। ठीक है, जंगल है, ये जंगल है, जंगल में एक हिरण है, ठीक है, और यहाँ पर ये शेर है, ठीक है भाई, शेर ही है, ठीक है, पता नहीं, ये शेर है। शेर हिरण के पीछे भाग रहा है भाई, हिरण की जिंदगी का सवाल है। अगर हिरण भागेगा तो बच जाएगा, और नहीं भागेगा तो खप जाएगा, ठीक है, डिनर बन जाएगा भाई साहब, बढ़िया वाला। तो ये क्या है? ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, यानी कि अगर मान के चलो ये भाग गया तो ये ससुरा मर जाएगा, इसको भूख लगेगी, ये भूख के कारण मर जाएगा। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। अगर आप फिट हैं, भागिए, जान बचाइए, ठीक है, सिंपल सी बात है। बात खत्म करते हैं यहाँ पर। अब आते हैं लैमार्कवाद पर, यहाँ ठीक है, लैमार्कवाद। लैमार्कवाद तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो भाई डार्विनवाद है, लेकिन याद रखना लैमार्कवाद। लैमार्कवाद यानी जो ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, जीन बैपिस्ट, अरे यार क्या नाम है इनका, बैपिस्टे, ठीक है, डी लैमार्क। आप इतना याद रखो यार, लैमार्क याद रखो, क्योंकि लैमार्कवाद लैमार्क ही है, ठीक है। लैमार्कवाद मतलब लैमार्क ने दिया है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं कभी, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, इन्होंने एक किताब लिखी थी, क्या, फिलॉसफी ऑफ जूलॉजी, फिलॉसफी जूलॉजी। और इन्होंने एक बात बड़ा इंटरेस्टिंग बताई कि जो जो फैक्टर्स होते हैं ना, जैसे कि मान के चलो कि जैसे सवाना ग्रासलैंड है, आपने, अब अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सवाना, ठीक है, ठीक है, घास वगैरह है वहाँ पर, ठीक है, घास है, छोटी छोटी घास है, बड़ी बड़ी जैसे टाल ग्रासेस हैं, ठीक है, ये ग्रासेस हैं, ठीक है, मतलब जंगल नहीं है, टाल ग्रासेस है थोड़ा सा। तो पेड़ भी है, तो बहुत ज़्यादा टाल है, बहुत लंबा पेड़ है, ठीक है, वहाँ पर खजूर टाइप उग रहे हैं। अब हुआ क्या, जैसे 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 मतलब किसी ज्योग्राफी है ना, कोई ज्योग्राफी है, तो वहाँ के अलग फीचर होते हैं। जैसे राजस्थान है, वहाँ पर भाई साहब क्या है, राजस्थान में क्या होता है, मान के चलो वो रेगिस्तान है, वहाँ पर है ना, रेगिस्तान है तो पानी नहीं है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि कैमल होता है ना, ऊँट होता है। तो ऊँट को प्रकृति ने एक क्या बना दिया, एक जो है हम्प टाइप बना देते, जिससे वो पानी स्टोर कर लेता है उसमें, करता है नहीं करता है, पानी स्टोर कर लेता है, जिससे कि जब भी उसको प्यास लगती है, पहले तो वो स्टोर कर लेता है पूरा, बहुत अच्छे से पी लेता है, बाद में जब उसको प्यास लगती है तो वहीं से वो अपना काम चलाता रहता है। तो यानी क्या हुआ, जो जो क्या बोल सकते हैं ज्योग्राफी को, हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी यार समझो सिंपल, कि ज्योग्राफिकल जो बैरियर्स होते हैं, ज्योग्राफी के कारण होता क्या है, जो जंतु होते हैं वो अपने आप को ढाल लेते हैं, जैसी ज्योग्राफी वैसा ही जंतु ढाल लेगा अपने आप को। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ऊँट का बताया, इसी तरह से जिराफ था, जिराफ की गर्दन लंबी हो गई, जो ग्रासलैंड थे वहां पर मान के चलो फल है, ऊपर लग रहा है बिल्कुल, अब उस फल को खाना है, उसकी पत्तियां खानी है, मान के चलो उसकी पत्तियां खानी है, तो अब आपको पता है लंबे लंबे वृक्ष हैं और उनकी पत्ती खानी है, तो पत्ती कैसे खा पाएगा, अगर मान के कोई जीव है, तो उसको क्या है, बार बार वो ट्राई करेगा उसकी, तो उसकी एक टाइम पे क्या होगा, उसकी जो गर्दन है ना वो लंबी हो जाएगी। इसी तरह से जिराफ की जो गर्दन है वो लंबी हो गई, क्यों, क्योंकि वो पेड़ बहुत ज्यादा लंबे हुआ करते थे वहां पर, ठीक है। जैसे इसी तरह से सांप के जो थे तो पैर गायब हो गए, एक सांप को बहुत तेज भागना था, उसने पैर का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, और सांप के जो थे पैर गायब हो गए, तो वो खिसकता रहता है, पेड़ पे चलने वगैरह में दिक्कत नहीं होती उसको, तो लिपट लिपट के निकल लेता है बढ़िया करके। सांप के पैर का गायब होना, जिराफ की गर्दन का लंबा होना, ये लैमार्कवाद बोलता है। कौन बोलता है? लैमार्कवाद बोलता है। क्या बोलता है इसमें? सिद्धांत इनका क्या है, तो सिद्धांत आप थोड़ा सा ध्यान रखो, सिद्धांत इनका है उपर्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत। कि उपर्जित जो लक्षण थे जिनका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो क्या होता है, वंशांगति हो जाती है। तो वंशांगति का सिद्धांत है, ऐसे याद करो, उपार्जित लक्षणों की वंशांगति का सिद्धांत। अब आता है उत्पर
अरे यार, उत्परिवर्तनवाद, 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 ठीक है, उत्परिवर्तनवाद। अरे यार, ये क्या हो गया? ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है, उत्परिवर्तनवाद, लेकिन पढ़ लो। इसके जो जनक हैं वो कौन है? ह्यूगो डे व्रीज हैं, ठीक है। जनक कौन है? उत्परिवर्तनवाद के जो जनक हैं वो हैं ह्यूगो डी व्रीज, ह्यूगो डी व्रीज। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था उत्परिवर्तन का, जिसे बोलते हैं म्यूटेशन, म्यूटेशन थ्योरी, ठीक है, म्यूटेशन थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कुछ क्या होता है, कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, जैसे कि क्या होता है, जैसे कुछ गुणसूत्र तथा जीन की संख्या, उनमें संरचना में परिवर्तन होता है, उसकी वजह से कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो इसका ऐसा कुछ था उत्परिवर्तनवाद। इतना ज़्यादा याद करने वाली चीज़ है नहीं, तो मैं ज़्यादा इस पर जोर दे नहीं रहा हूँ, ठीक है। आपको लैमार्कवाद याद रखना है और एक डार्विनवाद याद रखना है। डार्विनवाद में नेचुरल सिलेक्शन हमने याद कराया था, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कराया था, ठीक है। मैं आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके चीज़ें करा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ तो ये एक पेज बहुत जल्दी करा देता, ठीक है। अब आते हैं जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के ऊपर। जो जीव विज्ञान है उसकी प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं? एक तो हर्पेटोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, पैडोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी और ट्रोफोलॉजी। अब इनको एक वन बाई वन समझते हैं। एक होता है हर्पेटोलॉजी। तो हर्पेटोलॉजी जो है, हर्प हर्प करके याद करो, सर्प यानी हर्प, ऐसे याद करो, सर्प हर्प, ऐसे याद कर लो। तो हर्पेटोलॉजी मतलब सर्प, जो सरीसृपों का जो अध्ययन होता है, जो उभयचर होते हैं, जो पेट के बल चलते हैं, उभयचर होते हैं, वो सरीसृपों का जो अध्ययन होता है, उनको हम कहाँ किस में लेते हैं? हर्पेटोलॉजी में। हर्पेटोलॉजी में स्टडी किया करते हैं। इस बात को आपको याद रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। तो हर्पेटोलॉजी आपको याद हो गया कि उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन कहाँ होता है? हर्पेटोलॉजी में होता है। जूलॉजी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जंतु का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी के फादर का नाम बताओ तो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, क्या था? अरस्तु था ना? अरस्तु था, हाँ या ना? या थियोफ्रस्टस था? बोलो। अरस्तु था, ठीक है, अरस्तु था, ठीक है। अब देखो बॉटनी, बॉटनी यानी पादपों का अध्ययन, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। बॉटनी का मतलब क्या था? वनस्पति विज्ञान। तो वो इंग्लिश में देगा, अगर मान के चलो अगर पूछना चाहा उसने तो वो इंग्लिश में देगा, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए बॉटनी का मतलब क्या होता है? वनस्पति विज्ञान। तो पादपों का अध्ययन होता है। तो आपको पूछ सकता है कि बॉटनी का फादर कौन है? अभी थोड़ी देर पहले बोला था, थियोफ्रस्टस। इसके बॉटनी पिता कौन है? थियोफ्रस्टस, ठीक है, थियोफ्रस्टस, थियोफ्रस्टस, ठीक है। पैडोलॉजी है ना, पैडो, ठीक है। पैडोलॉजी का मतलब होता है मृदा का अध्ययन करना होता है, वो होती है पैडोलॉजी, ठीक है। पैडोलॉजी क्या होता है? मृदा का अध्ययन। फिर होता है जेरेंटोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, तो मनुष्य की जो वृद्धावस्था है उसका संबंध, उससे संबंधी अध्ययन करना, जेरेंटोलॉजी मतलब जो हम बूढ़े होते चले जाते हैं, कि वृद्धावस्था होती चली जाती है, वो कैसे हो रही है उसकी अगर हम अध्ययन करते हैं, वो उसको बोलते हैं जेरेंटोलॉजी। एक होता है ऑस्टियोलॉजी, तो अस्थियों का अध्ययन, ऑस्टियो मतलब अस्थियों, अस्थियों का अध्ययन। और होता है डर्मेटोलॉजी, तो त्वचा का अध्ययन। तो डर्मेटोलॉजी है ना, डर्मेटोलॉजी, तो डर्मेटोलॉजी के लिए जाते हैं आप लोग, तो बहुत ज़्यादा जाते होंगे आज के समय पे, है ना। वो स्किन वगैरह, गर्ल्स को तो पता ही होगा, है ना, स्किन वगैरह त्वचा का जो अध्ययन करते हैं तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में जाते हैं, जिसको जैसे कोई दाना वगैरह निकल आता है चेहरे पे, है ना, तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में जाते हैं, तो त्वचा का अध्ययन करता है वो डर्मेटोलॉजी। तो एक होता है ट्रॉफोलॉजी, होता है ट्रॉफोलॉजी, तो पोषण विधियों का अध्ययन होता है, उसे बोलते हैं ट्रॉफोलॉजी। तो आपको यही याद कर लो कौन कौन सी। एक हर्पेटोलॉजी, हर्प मतलब सर्प, तो ये नहीं पढ़ना है, अब याद करो जो जो मैंने बताया। हर्प मतलब सर्प, सरीसृप, या फिर सरीसृप कैसा है? उभयचर है, तो सरीसृप उभयचरों का जो अध्ययन होता है वो कहता है हर्पेटोलॉजी। जूलॉजी का मतलब बताया था, जंतु का अध्ययन। इसके फादर कौन थे? अरिस्टोटल यानी अरस्तु। बॉटनी का अध्ययन जो था वो कौन था? थियोफ्रस्टस करते। बॉटनी का पिता था थियोफ्रस्टस, और किसका अध्ययन करते हैं? पादपों का अध्ययन। पैडोलॉजी मृदा का अध्ययन, जेरेंटोलॉजी मनुष्य की वृद्धावस्था का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी यानी अस्थियों का अध्ययन, जो हड्डी वगैरह है उसका अध्ययन, डर्मेटोलॉजी त्वचा का अध्ययन, और ट्रॉफोलॉजी पोषण विधियों का अध्ययन। याद हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, ठीक है, सिंपल बात है, ठीक है। अब देखो संवेदनशीलता, ये देखो जीवधारी के प्रमुख लक्षण हैं। ये जीवधारी है कोई, है ना। अब जीवधारी मतलब क्या है? उसका जीव धारण करने की क्षमता है जिसके अंदर, ठीक है। तो उसके कुछ जो है प्रमुख लक्षण होते हैं जीवधारी के। क्या क्या लक्षण होते हैं उनको समझते हैं। तो लक्षण क्या है? संवेदनशीलता होगी और अनुकूलनशीलता होगी, है ना। संवेदनशीलता और अनुकूलनशीलता, यानी समय के हिसाब से वो अपने आप को ढाल लेगा, वो होती है संवेदनशीलता और अनुकूलनशीलता, ठीक है। उत्सर्जन कर सकता है, ठीक है, वृद्धि हो सकती है उसकी, है ना, वृद्धि करेगा तभी तो जीवधारी है वो, है ना। प्रजनन करने की ताकत हो, अगर प्रजनन नहीं करे, मान के चलो हम दो दो आदमी हैं, है ना, एक औरत है एक आदमी है, तो वो प्रजनन कर ही नहीं सकते, प्रजनन कर ही नहीं सकते हैं, तो भाई आने वाली संतान तो आ ही नहीं पाएगी, तो आ नहीं पाएगी तो वो वहीं पर विलुप्त हो जाएंगे, है ना। जैसे लकड़ी है, लकड़ी के प्रजनन कर सकती है तो वो जीवधारी नहीं है, है ना।
जीवधारी नहीं है, सिंपल सी। तो प्रजनन करने की क्षमता हो उसके अंदर, है ना, पोषण करने की क्षमता हो उसके अंदर, खाता पीता भी तो हो, कुछ पोषण भी तो होता हो उसका, कि श्वसन हो, उपापचय हो, कोशिका की संरचना हो उसके अंदर, है ना, जीव द्रव्य हो, जीवन चक्र की जो जीवन चक्र यानी बच्चा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर उससे जो है बूढ़ा हुआ, फिर मर गया, फिर दोबारा बच्चा पैदा हुआ, ये चलता रहता है, ये चलता रहता है, चक्र है, ये जीव चक्र है। जीवधारी के प्रमुख लक्षण है, ये क्या है, जीवधारी के प्रमुख लक्षण आपको दिखाई दे जाएंगे, समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने आज की लेक्चर में हमने इतनी ही बात करी। जैसे कि यहाँ पर देखो, मैंने लैमार्कवाद के अनुसार हमने बताया था कि घास की उपलब्धता से अगली टांगों व गर्दन के कम उपयोग के कारण इन अंगों की कम लंबाई थी, पहले इसका कम उपयोग होता था इसलिए कम लंबाई है। तो जैसे बकरी वगैरह है, आज के समय उनको घास बहुत पास में मिल जाती है, ज़मीन पर मिल जाती है, तो वो अभी बकरी है यहाँ पर, है ना, गाय है, भैंस है, तो उनको हमको हमारे यहाँ पर गाय भैंस को यहीं पे मिल जाती है, ज़मीन पे ही मिल जाता है खाने के लिए, तो उनका गर्दन को ज़्यादा एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ती ही नहीं, तो उनका शरीर पता है ऐसा है। तो जिराफ भी पहले ऐसे ही हुआ करता था, और जैसे जैसे क्या हुआ, पेड़ पे थोड़े बड़ी बड़ी लंबी लंबी ग्रासेस होने लगी, ठीक है, तो दिक्कत इसके साथ में ये आई कि इसको जो है गर्दन उठा के खाना पड़ता था। अब जब गर्दन उठा के खाना पड़ता था तो इसके कारण क्या हुआ, हल्के हल्के इसकी गर्दन जो है वो लंबी होती चली। तो लैमार्कवाद के अनुसार अंगों के उपयोग या अनुप्रयोग का जो प्रभाव पड़ा है इस पर, है ना, जिराफ की जो गर्दन है वो लंबी हो गई, ठीक है। ऊंचे वृक्ष की पत्तियों खाने के लिए अंगुली, टांगों व गर्दन का अधिक उपयोग होने से इन अंगों की अधिक लंबाई हो गई। अगर आप मान के चलो किसी अंग का उपयोग नहीं करोगे तो वो अंग विलुप्त हो जाएगा। ये भी बात है ना, जैसे हमने पूंछ का इस्तेमाल नहीं किया तो पूंछ विलुप्त हो गई, है ना। तो ये चीजें हैं, ठीक है। अब देखो, है ना, अब देखो ठीक, यहाँ पर देखो जंतु और वनस्पति में अंतर पूछ रहा है। जंतु और वनस्पति में अंतर क्या होता है, ये हम अलग से एक मैप करा के करा देंगे आपको। एक कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, इसमें अनुपस्थित होती है, फिर पर्णहरिम इसमें उपस्थित होता है, इसमें अनुपस्थित होता है। तो प्रकाश संश्लेषण प्लांट्स कर लेते हैं, है ना, कि और ये नहीं कर पाते। प्रकाश संश्लेषण मतलब प्रकाश संश्लेषण की विधि से ही खाना बनाते हैं मतलब प्लांट्स यानी पादप, तो ये उपस्थित होता है प्रकाश संश्लेषण, और इसमें अनुपस्थित होता है, ठीक है। पर्णहरिम एक पर्णहरिम होता है, पर्णहरिम, तो ये पादप में उपस्थित होगा, हमारे जंतुओं में नहीं होता है। इसमें कोशिका भित्ति होती है ना, कोशिका भित्ति क्या होती है, वो इकट्ठे ही रहते हैं ऐसे करके ना। तुमने देखी होगी जो पास जो पेड़ होता है ना, पेड़ की जो ऊपर वाली स्किन होती है ना, वो बहुत ज़्यादा कठोर होती है ना। तो ये क्या है, कोशिका भित्ति तो है। कोशिका भित्ति कठोर होने, इस कोशिका भित्ति के होने के कारण वो कठोर होते हैं पादप, ये कठोर होते हैं, तो इसमें कोई नुकसान वगैरह ना हो इसलिए कोशिका भित्ति हुआ करती है। हमारे आदमी के पास में नहीं होती है, अनुपस्थित, क्योंकि खतरा आएगा हम तो भाग लेंगे, प्लांट्स थोड़ी भाग लेंगे। तो उनके पास अब एक प्रोटेक्शन देने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए कोशिका भित्ति जो है उनके पास में हुआ करती है। तो ये जो है हमें एक मैप से अलग समझा दूंगा अगर आपको समझ में नहीं आया, लेकिन आप समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जैव विकास की मौलिक परिकल्पना, डिसेंट विद चेंज इन मॉडिफिकेशन, तो ये मैंने ये वाली सारी चीज़ बताई जी, है ना। तो यहाँ पर हमने 2 पेज कंप्लीट कर लिए हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति वगैरह ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है, इसका ज़्यादा हम नहीं करेंगे काम, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। यहाँ पर आपसे देखो, यहाँ पर सवाल जो पूछा जाता है वो समझ लो पहले थोड़ा सा ना, ये मैं करा ही देता हूँ अभी, है ना। तो पृथ्वी की उत्पत्ति जो है कब हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति है, अनुमानित किया जाता है कि 46 अरब वर्ष पूर्व जो है पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, है ना, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो पृथ्वी की जो जीवन पर उत्पत्ति के संदर्भ में विभिन्न सिद्धांत आए, जैसे स्वतः उत्पादन या आजीवाद जीवोत्पत्ति मत आया, ठीक है। एक आया विशिष्ट सृष्टिवाद, एक आया ब्रह्मांडवाद, एक आया प्रलयवाद, और एक आया भौतिकवाद या पदार्थवाद। तो ये ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, जनरली ये नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो इसका मतलब मैं तो पढ़ाने को मना करूँगा, लेकिन इतना याद रखो कि पृथ्वी पर जब पृथ्वी, एक कहानी की फॉर्म में याद रखना, पृथ्वी पर शुरू में जब पृथ्वी बनी थी तो इस पर ऑक्सीजन नहीं थी, है ना, ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं थी। पहले कार्बन डाइऑक्साइड जैसी बहुत हार्मफुल गैसेस थी, है ना, जो हानिकारक जो गैसेस होती है ना वो थी। तो अगर सवाल ऐसा आ जाता है कभी कभार, कैसे फंसा देता है कि पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी तब ऑक्सीजन उपलब्ध थी, ऐसा सवाल बोल देगा, एक स्टेटमेंट दे देगा कि ऑक्सीजन की उपलब्धता थी, तो आप बोलोगे ऑक्सीजन तो थी ही नहीं भाई, ऑक्सीजन थी ही नहीं, ठीक है। CO2 वगैरह हार्मफुल CH4, ठीक है, ऐसी गैसेस बहुत ज़्यादा थी। तो ऐसी बहुत सारी ऐसा सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 वगैरह, तो ऐसी गैसेस थी, ठीक है, H2SO4, ठीक है, कार्बोनिक एसिड भयंकर था, ठीक है। तो इस चीज़ें ऐसी चीज़ें थी, ऑक्सीजन नहीं थी, इतना ध्यान रखना, ऑक्सीजन नहीं थी, बाकी सारी गैसेस थी, जो हानिकारक गैसेस थी वो थी। तो फिर ऑक्सीजन कैसे आई, है ना। तो एक प्लांट होता है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है अभी, एक पादप होता है, पादप, वो पादप क्या करता क्या है, तो वो समुद्र में पाया जाता है। उसका काम क्या था, वो किसी भी वातावरण में, है ना, किसी भी वातावरण में, चाहे CO2 हो, है ना, नाइट्रोजन हो, किसी भी वातावरण में वो जन्म ले लेता है।
तो उसने क्या काम किया, तो वो पादप उग गया, कैसे भी उगा, कैसे उगा कैसे नहीं उगा वो जाने, उस समय का इंसान, वो उस समय का भगवान जाने इस चीज़ को। ये पादप जब उग गया ना, जब पादप उगा तो उसने क्या काम किया, सबसे पहले उसी ने ही ऑक्सीजन छोड़ी, ठीक है, प्रेजेंटली नहीं थी, उसने CO2 ली, एटमॉस्फेयर से CO2 ली, वो उग गया, हार्श कंडीशन थी फिर भी वो उग गया, और उसने ऑक्सीजन देना शुरू किया। अब ऑक्सीजन हल्के हल्के जब देना शुरू किया, हल्के हल्के बहुत साले बीत गए, अरब साले बीत गए होंगे, ठीक है, तो उसके बाद में जाकर जो है हम लोग जो है ऑक्सीजन को जो ले ग्रहण करने वाले जानवर की उत्पत्ति होती है। तो ऑक्सीजन शुरू में नहीं थी, इस बात को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। बात खत्म करो यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो इयोन, इरा और पीरियड और इपॉक, ये माप करने के लिए आ जाता है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। एक्चुअली हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बीच में कुछ पॉइंट दे रखे हैं, तो हम बस उस चीज़ को क्लियर करेंगे, उसके बाद में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 5 अगर 5 किंगडम है उस पर आ जाएंगे, पहले हम इसको कर देते हैं, क्लियर करा देते हैं यहीं पर, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, वो याद रखो, ये अरेंज करने में आ जाएगा, ऑर्डर अरेंज करने को आ जाता है आपके पास कि सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। तो आपके पास में आपको पता होना चाहिए, योन होता है एक, ठीक है, दूसरा होता है इरा होता है, ठीक है, ठीक है, योन, इरा, और एक होता है पीरियड और इपोक, योन, इरा, पीरियड और इपोक, पीरियड और इपोक, इपोक। आपको इतना नहीं याद रखना कि योन क्या होता है क्या नहीं होता, बस ये ध्यान रखो कि समय की इकाइयाँ हैं, ये चारों इकाई जो हैं, योन, इरा, पीरियड, इपोक, ये समय की इकाई हैं। आपको ऑर्डर अरेंज करने को बोल देगा, तो आपको ध्यान रखना है योन सबसे बड़ी इकाई है, समय की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, योन है, तो योन समय की सबसे बड़ी इकाई है। फिर आता है, योन का मतलब बोलते हैं आयु। फिर आता है इरा, इरा, इरा समय की एक इकाई जो एक आयु से छोटी लेकिन एक कल्प से अधिक लंबी है, ठीक है, एक कल्प से अधिक लंबी, इसको बोलते हैं इरा, इरा, ठीक है। तो समय की एक इकाई जो आयु से तो छोटी है, आयु से तो छोटी है, यानी आयु से तो छोटी है, लेकिन एक कल्प से अधिक लंबी है, एक कल्प से अधिक लंबी है, ठीक है। एक होता है कल्प, ठीक है, जिसे महाकल्प बोलते हैं। तो कल्प, तो आपको याद रखना है, एक महाकल्प, आयु, महाकल्प, कल्प और युग। हिंदी में आपको याद रखना क्या, आयु, महाकल्प, कल्प और युग। आयु मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, आयु, आयु, महाकल्प, 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 कल्प और युग, ठीक है। इस तरह से आयु, महाकल्प, कल्प और युग, हिंदी में तो याद ही कर लो, आयु फिर पहले महान, महान उसके बाद कल्प रह जाएगा, उसके बाद युग आएगा, ठीक है। इसी तरह से इंग्लिश में याद करना, तो योन, इरा, पीरियड, इपोक, योन, इरा, पीरियड, इपोक, 2-3 बार बोलो, याद हो जाएगा, ठीक है। बस ये ऑर्डर अरेंज करने को दे देगा, है ना, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा अरेंज करके दिखाओ इनको, है ना, बड़ी इकाई से छोटी इकाई तक, तो इसको आपको याद रखना। बाकी जो है परमियन, इरा, कार्बोनिफेरस, डिवोनियन, सेल्यूरियन, आर्बोडोविशियन, कैम्ब्रियन, इनको मत याद करो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इतना याद रखो, पैलेयोजिक सबसे पुरानी है, फिर मेसोजिक है, उसके बाद सेनोजिक है, इतना याद कर लो, बाकी कुछ याद करने की बात है नहीं, ठीक है। ये देख लो, ये वाला याद जरूर करो। युगों को सही कालक्रम क्या है, सबसे पुराना सबसे नया तक है, पेलियोसिन, क्रियोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, प्लेस्टोसिन और होलोसिन। तो पेलियोसिन, योसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, इसको रटना ही मरेगा, इसको रटना पड़ेगा, ऐसा नहीं कोई मैं घोटी दे दूंगा, इसको रटना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो पेलियोसिन, योसिन, फिर ओलिगोसिन, फिर मायोसिन, फिर प्लायोसिन, प्लेस्टोसिन और होलोसिन, ठीक है। 2-3 बार बोलो, पेलियो, पेलियो यो, पेलियो यो, ओलिगो, पेलियो यो, ओलिगो, ऐसे याद करो, मैं बता देता हूँ यहीं पर, ठीक है। पहले 2-3 याद करोगे, ठीक है, कौन कौन से याद करोगे, पैलियो यू, ये पैलियो यू, पैलियो, तो पहले हो गया पोलियो, ऐसे याद करो, पहले हो गया पोलियो, मैं यही बना रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। पहले हो गया पोलियो, यानी पोलियो, यानी पोलियो सीन, अच्छा पोलियो, फिर अयो, अरे पोलियो हुआ ना, तो मेरे मुझ से अयो, यानी पोलियो मतलब अयो, तो पोलियो फिर अयो, पोलियो तो यानी पेलियो है एक्चुअली, ठीक है, पेलियोसिन फिर इयोसिन, पेलियोसिन फिर इयोसिन, उसके बाद ओलिगो, ओलिगो, पेलियो यो ओलिगो, तो पेलियो यो ओलिगो, तो ये 3 याद हो गए। तो पहली पेलियो लिखो, सही कहीं पर लिख लो, एक कप लो, पेलियो, यो और ओलिगो, तो पेलियोसिन, योसिन और ओलिगोसिन, 3 याद हो गए मुझे। अब यहाँ पे आ जाओ, मायोप्लायो, 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 अरे मायोप्लायो, ऐसे कर, मायोप्लायो, 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 मायोप्लायो। तो देखो मैंने मजाक मजाक में आपको जो है 5 याद करा दी, 5 याद करा दी, कैसे याद करा दी, अभी देखो, आंख बंद कर लो, मैंने कहा पेलियो, अच्छा भैया पेलियोसिन, ठीक है, फिर मैंने कहा अयो, ठीक है, तो इयोसिन, याद हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। फिर मैंने कहा ओलिगो, तो पेलियो, इयो और ओलिगो,
पेलियोसिन, इयोसिन और ओलिगोसिन, 3 हो गए, पेलियोसिन, इयोसिन और ओलिगोसिन। फिर याद करो, पेलियोसिन, इयोसिन और ओलिगोसिन के बाद में आपको याद क्या करना है, आपको याद करना है क्या, क्या याद करना, अभी 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 हमने बताया था क्या, मायोप्लायो, मायोप्लायो, मायो, मायोसिन, ठीक है। फिर हमने क्या याद कराया, प्लायो, प्लायो, मायो, प्लायो, मायोसिन एंड प्लायोसिन। फिर आता है प्लेस्टोसिन और होलोसिन, ठीक है, प्लेस्टोसिन और होलोसिन, प्लेस्टोसिन और होलोसिन, होलोसिन सबसे लास्ट में है, याद रखना है प्लेस्टोसिन और होलोसिन, ठीक है। एक बार आंख बंद करो और आंख बंद करके याद करो, ठीक है। हमने क्या क्या बोला था, पेलियोसिन, पेलियोसिन, फिर हमने क्या बोला, एलियोसिन एंड इयोसिन, फिर हमने याद याद करा ओलेगोसिन, तो पेलियोसिन, इयोसिन और ओलेगोसिन, तो पियो, ठीक है, पियो, ठीक है, पियो एंड पेलियोसिन, इयोसिन और ओलेगोसिन। फिर हमने याद किया क्या, मायोप्लायो, मायोसिन, प्लायोसिन, ठीक है, पियो एमपी है ना, पियो एमपी, तो मायोसिन, प्लायोसिन एंड फिर हमने याद करा क्या, हमने याद करा प्लेस्टोसिन और होलोसिन, प्लेस्टोसिन और होलोसिन, प्लेस्टोसिन और होलोसिन, बस यही याद हो गया, ठीक है। पेलियोसिन, इयोसिन, ओलेगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, प्लेस्टोसिन और होलोसिन, बस याद हो गया। और कैसे याद कराया था हमने, और कुछ याद कराया था, हम यहाँ पर याद कराया था क्या, यौन, आयु, महाकल्प, कल्प और युग, आयु, महाकल्प, कल्प और युग, इतना याद कर लो, ठीक है। यहाँ पर फिर मैं देखो यहाँ तक मैं करा देता हूँ, 2 मिनट को देखते हैं, वीडियो 36 मिनट की हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। 2x स्पीड पे देख लेना, अगर आपको जो है बहुत ज़्यादा हल्के लग रहा हूँ और तेज़ लग रहा हूँ तो भाई 1.5x स्पीड, सॉरी 0.75 या फिर 0.5x स्पीड पे देख सकते हो, ठीक है। अब प्रमुख शब्दावली यहाँ पर आती है और इसको आप याद रट्टा फिशन मार दो, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ो यार, बहुत ज़्यादा चक्कर में नहीं पढ़ो। एपीकल्चर आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा हो, एपी मतलब मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन। एक्वा, एक्वा मतलब होता है पानी एक्चुअल में ना, तो जलीय जीव यानी जंतुओं का संवर्धन जो होता है, ठीक है, जलीय जंतु होते हैं उनको हम एक्वा कल्चर में प्रमुख शब्दावली इस्तेमाल करी जाती है, ठीक है। एक्वा कल्चर, एपीकल्चर यानी मधुमक्खी का पालन कर रहे हो, एक्वा कल्चर यानी मछली पालन कर रहे हो, पिसी कल्चर होता है मत्स्य पालन, ठीक है, मत्स्य पालन। अच्छा, ध्यान रखना वाली बात ये है, ध्यान रखने वाली बात ये है कि एक्वा कल्चर और पीसी कल्चर दोनों को हम एक समझ लेते हैं, यानी कि हम जैसे एक्वा मतलब पानी है, तो और पीसी मतलब क्या है, मैंने कहा पीसी में मतलब मछलियों का, एक्वा कल्चर मतलब मछली रह रही, बिल्कुल बात सही है। तो एक्वा कल्चर जो है एक बड़ी चीज़ है, यानी एक्वा कल्चर के अंदर पीसी कल्चर आता है, इस बात को ध्यान रखना है। कैसे मतलब ये है कि अगर मैं एक्वा कल्चर बोल रहा हूँ ना, तो वहाँ पर जलीय जीवों का तो पालन कर ही रहा हूँ, जलीय जीवों का तो पालन कर ही रहा हूँ, उसके साथ साथ में हम वनस्पति को भी देखते हैं। एक्वाकल्चर में हम क्या देखते हैं, वनस्पति और जंतु दोनों को देखते हैं। लेकिन अगर मैं पीसी कल्चर की बात करता हूँ, पीसी कल्चर में सिर्फ और सिर्फ मैं देखता हूँ क्या, मत्स्य पालन को, ठीक है, मछली वगैरह के पालन को देखा करता हूँ, ठीक है। सेरी कल्चर, सेरी मतलब रेशम टाइप दिखा है, तो रेशम पालन हो गया, ठीक है। बायोनिक्स, तो जैविक जगत में जो होने वाले कार्य हैं, गुण और पद्धति का अध्ययन, नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सिल्वी कल्चर, वन संवर्धन, ये याद रखना, सिल्वी कल्चर मतलब क्या, वन संवर्धन, ठीक है। वन को अगर मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूँ तो वह सिल्वी कल्चर है, वो क्या है, सिल्वी कल्चर है, ठीक है। फ्लोरी कल्चर, फ्लोरा यानी कि फूल, फ्लावर यानी फूल की खेती या पुष्पी कृषि को बोलते क्या, फ्लोरी कल्चर बोला करते हैं। ये कहते हैं ओलेरी कल्चर, क्या होता है, ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर में हम करते हैं सब्जियों की कृषि। जो फ्लोरी में करते हैं हम जो फूल हैं, फूलों की खेती करते हैं क्या, फ्लोरी में, फ्लोरी मतलब फ्लावर, फ्लोरी का मतलब क्या होता है, फ्लावर, तो फ्लोरी में फूलों की खेती कर रहे हैं। लेकिन ओलेरी कल्चर में हम सब्जियों की कृषि करा करते हैं, किसकी करते हैं, सब्जियों की कृषि किया करते हैं। हॉर्टिकल्चर, फूलों, फलों, सब्जियों सबकी कर लो। ये पोमोलॉजी, फ्रूट की यानी फल की सब्जी करते हैं। विटीकल्चर, अंगूर की खेती को बोलते हैं। और मोरिकल्चर या मेरीकल्चर बोलते हैं, इसको सहतूत की खेती को बोलते हैं क्या, मोरिकल्चर बोला करते हैं, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, एरोकल्चर, ये मृदा वहीन पादप संवर्धन है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये प्रमुख शब्दावली हमने याद कर ली। देखो, एपीकल्चर, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर यहाँ पर याद हो, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, एक्वाकल्चर पानी से था, मैंने कहा पानी, पानी मतलब अच्छा, पादप, पादप भी थे और जंतु भी थे, हाँ, फिशी मतलब मछली। फिर सेरीकल्चर, सेरी, सेरी ऐसा नहीं लग रहा रेशम टाइप, हाँ, तो रेशम, अच्छा। बायोनिक्स का मतलब याद करो। सिल्वीकल्चर वन संवर्धन, सिल्वीकल्चर वन का संवर्धन कर रहे हैं। फ्लोरिकल्चर मतलब फ्लावर, फ्लोरी का मतलब मैंने बताया क्या, फ्लावर, पुष्प, ठीक है। और फ्लोरिकल्चर हो गया। फिर ओलरीकल्चर मतलब सब्जी, सब्जी का जो कृषि कर रहे हैं, जो लोग सब्जी की खेती करते हैं उन्हें हम ओलरीकल्चर बोलते हैं, उस खेती को बोलते हैं ओलरीकल्चर। एक होता है हार्टिकल्चर, हमने कहा हार्टिकल्चर मतलब फल फूल सब्जी सब चीज आ गया, तो ये हार्टिकल्चर हो गया। पोमोलॉजी जो फल की करते हैं, सिर्फ फल की स्टडी करते हैं, इसमें फल, ठीक है, फल का, फल को अगर हम उगा रहे हैं कहीं पर तो हम बोलते हैं क्या, पोमोलॉजी है, क्या है, पोमोलॉजी। विटीकल्चर हमने बोला, विटीकल्चर मतलब अंगूर की खेती को, यानी अंगूर की खेती को स्पेशली हमने बोल दिया क्या,
विटीकल्चर बोल दिया। और मोरिकल्चर हमने बोला था किसकी, सहतूत की, सहतूत, सहतूत, याद हो गया नहीं हो गया, बस ठीक है। अब आगे वाले लेक्चर में हम बात करेंगे प्रकृति एंड टैक्सोनॉमी की। यदि आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आपको जो है लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है। दूसरी चीज़ आपको ये है कि शेयर जो है ये पीडीएफ आपको चाहिए होगी तो मैं पीडीएफ भी आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात को आपको ध्यान रखना है, जीव विज्ञान वगैरह हो गया, ठीक है। एक बार रिवीजन मार लो एक बार, ठीक है। सबको हम जो है कंसोलिडेट कर लेते हैं। जीव विज्ञान हमने पढ़ा, जीव विज्ञान बायोस और लोगोस से मिलकर बना था, जिसके जीव विज्ञान के पिता थे अरस्तु, ठीक है। समस्त जीवधारियों का अध्ययन करते थे इसमें। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो करा था लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। जीव विज्ञान की शाखाएं दो थी, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान और बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी के जो पिता थे वो थे अरस्तु, बॉटनी के जो पिता थे वो थे थियोफ्रस्टस। फिर हमने जैव विकास संबंधी कुछ प्रमुख सिद्धांत देखे। डार्विनवाद के दो सिद्धांत देखे, एक देखा था नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और लेमार्कवाद का हमने देखा कि इसमें क्या है, फिलॉसफी ऑफ जूलॉजी किताब लिखी थी इन्होंने, तो यहाँ इसमें था उपार्जित लक्षणों की वशांगति का सिद्धांत, है ना, उपार्जित लक्षणों की वशांगति का सिद्धांत, जिसमें हमने एग्जाम्पल दिया था जिराफ की गर्दन का, ठीक, जिराफ की गर्दन का हमने, और ऊँट का एग्जाम्पल दिया था। फिर हमने उत्परिवर्तनवाद पढ़ा था। इसके जो आपको जनक याद रखने और ज़्यादा याद नहीं रखना है, तो म्यूटेशन थ्योरी बोलते हैं एक्चुअल में। तो ये ह्यूगो डे व्रीज नीदरलैंड के थे, ह्यूगो डे व्रीज ने उत्परिवर्तनवाद दिया था, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर कुछ जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं पढ़ी थी, एक है हार्पेटोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, पेडोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी और टोफोलॉजी। हार्पेटोलॉजी में हमने बोला हर्प मतलब सर्प, यानी हर्प मतलब सर्प बोला हमने, यानी सरीसृपों का अध्ययन करेंगे, हर्पेलॉजी। जूलॉजी मतलब जंतुओं का अध्ययन करते हैं। बॉटनी मतलब पादपों का अध्ययन होगा। पेडोलॉजी मतलब मृदा का अध्ययन होगा। जेरेंटोलॉजी यानी मनुष्य की मृदावस्था का जो अध्ययन है वो जेरेंटोलॉजी में चला जाएगा। ऑस्टियोलॉजी यानी अस्थियाँ लग रहा है तो अस्थियों का अध्ययन हो गया। डर्मेटोलॉजी जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट के लोग फेमस हैं, बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो त्वचा का अध्ययन हो गया। ट्रोफोलॉजी यानी पोषण विधियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल जो हमने उस समय बताए थे लेमार्कवाद के अनुसार वाले, तो ये यहाँ पर हमने ये पढ़ाया आपको। फिर हमने यहाँ पर दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति थी, तो हमने बोला ऑक्सीजन जो थी वो पहले ऑक्सीजन नहीं आई थी, अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है तो आप उसको गलत कर देंगे और बाकी कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है। फिर हमने बोला कि समय की सबसे बड़ी जो इकाई है वो है यून, उसके बाद यून इरा एपोक एंड यून इरा पीरियड एंड एपोक आता है, यून इरा पीरियड एंड एपोक। अगर हिंदी में बोलूँ तो आयु, महाकल्प, कल्प और युग, आयु, महाकल्प, कल्प और युग, इस तरह से रहेगा। ये अगर ऑर्डर में अरेंज करने को आ गया तो आप याद रखिएगा, आयु, महाकल्प, कल्प और युग। फिर हमने यहाँ पर याद करा दो तीन इरा थी, एक पैलियो जो एक इरा थी, सेनोजोइक इरा थी, मेसोजोइक इरा थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था तो हमने इसको छोड़ दिया था। फिर हमने यहाँ पर याद कराया था युगों का सही कालक्रम, पैलियोसिन, ईओसिन, ओलिगोसिन। तो पैलियो यो और ओलिगो हमने एक साथ पढ़ा दिया था। फिर मायोसिन, प्लायोसिन, फिर हमने याद कराया प्लेस्टोसिन और होलोसिन, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने कुछ कल्चर की बात करी, एपीकल्चर मतलब क्या था, मधुमक्खी पालन। एक्वाकल्चर मतलब जलीय जगहों का पालन। फिशिकल्चर मछली, सेरिकल्चर सेरम रेशम। बायोनिक्स हमने याद करने को मना कर दिया। सिल्वीकल्चर वन संवर्धन। फ्लोरिकल्चर फ्लावर। ओलरीकल्चर जो है वेजिटेबल्स यानी वनस्पति, वेजिटेबल्स यानी सब्जी, ठीक है। हार्टिकल्चर मतलब क्या हो गया, फूलों फलों और सब्जियों का मसालों का अध्ययन होता है हार्टिकल्चर। पोमोलॉजी हमने बोला फलों का। विटीकल्चर अंगूर का। मोरिकल्चर क्या हो गया, शहतूत की खेती हो गई। फिर आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है और वर्ग की जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। ये जो है आप जो अगर साथ देंगे तो हम पूरी पीडीएफ करा देंगे इसको, ठीक है। इसके पेजेस जो हैं आपके सामने 176 हैं और 176 में अगर कुछ नहीं हुआ तो इतना तो हो जाएगा कि आपको जो है बायोलॉजी तो कम से कम पढ़ के ही जानी है, ठीक है। कोई भी एग्जाम है बायोलॉजी को बिना पढ़े नहीं छोड़ना है, मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए।